3 हफ्ते बाद दिवाली का त्योहार था। पूरे गांव में जोरों शोरों से तैयारियां हो रही थी। रोशनी और दिवाली की सजावट के बाजार लगना शुरू हो गए थे। आ गए आप, आज आपने आने में बड़ी देर कर दी, कहकर ममता नंदू को पानी का ग्लास देती है। हाँ ममता, आज सरपंच जी ने बात करने के लिए रोक लिया था। कह रहे थे कि घर पर किसी काम वाली की जरूरत है। मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें वहां लगा दूं। इसीलिए मैंने बिना देर किए उनसे तुम्हारे लिए बात कर ली। क्या तुम वहां काम करोगी? हाँ जी, क्यों नहीं। इससे हमें 4 पैसे ज्यादा मिलेंगे और आपको घर खर्च चलाने में मदद मिलेगी। ममता अपने पति नंदू और बेटी तन्वी के साथ रहा करती थी। ममता का पति नंदू सरपंच के घर पर गार्डन की साफ सफाई और चौकीदारी का काम किया करता था। अगले दिन ममता नंदू के साथ सरपंच के यहाँ जाती है। साहब, ये मेरी पत्नी ममता है। आपको घर की नौकरानी चाहिए थी ना, तो ये आपके यहाँ काम कर लेगी। सरपंच ममता को देख कर कहता है। अच्छा, तो तुम हो नंदू की पत्नी। ठीक है, अंदर जाओ और काम पर लग जाओ। मेरी पत्नी तुम्हें सब काम अच्छे से समझा देगी। यूं ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सरपंच की बीवी बबीता उससे बोलती है। ममता, तुम अभी तक किचन में खाना ही बना रही हो। अरे बाकी के घर का काम कब करोगी तुम जानती हो ना, मेरी बेटी स्कूल से आने वाली है। जी मालकिन, किचन में थोड़ी ज्यादा गंदगी थी, इसलिए सोचा कि पहले किचन साफ कर लूं, फिर एक साथ सारी सफाई पूरी कर लूंगी। पर आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी सब कुछ जल्दी ही खत्म कर देती हूँ। ममता की बात सुनकर बबीता वहाँ से बड़बड़ाती हुई चली जाती है। ममता को सरपंच के यहाँ काम करते हुए पूरा 1 हफ्ता बीत चुका था। इतने दिनों में ममता ये समझ चुकी थी कि सरपंच की पत्नी बबीता बहुत घमंडी है। समय गुजरता है और गुजरते समय के साथ अब स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी थी। ऐसे ही एक दिन तन्वी अपने घर के बाहर खेल रही थी। तभी उसके माता पिता काम से घर वापस लौटते हैं, जिसे देखकर तन्वी बहुत खुश होते हुए अपनी माँ से कहती है। माँ, आप और पिताजी दोनों चले जाते हो, मैं अकेले घर पर रहकर बोर हो जाती हूँ। कल से मैं भी आपके साथ चलूंगी। लेकिन बेटा, हम दोनों वहाँ काम करते हैं, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी? कोई बात नहीं ममता, अगर तन्वी जिद कर रही है तो उसको कल ले चलते हैं। अगर उसका दिल लगा तो वहीं रह लेगी, नहीं तो वापस अपने घर में ही रह लेगी। क्यों बेटा? अगले दिन अब तन्वी ममता के साथ सरपंच के घर जाती है। ममता अपने काम में लग जाती है और तन्वी गार्डन में खेलने लगती है। तभी वहाँ सरपंच की बेटी रजनी आ जाती है और तन्वी को देखकर कहती है। तुम अकेली खेल रही हो, क्या मैं भी तुम्हारे साथ खेल लूं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम भी मेरे साथ खेल लो। वैसे भी तुम सरपंच अंकल की बेटी हो ना, माँ हमेशा तुम्हारी बहुत तारीफ करती है। आओ हम दोनों मिलकर खेलते हैं, इसी बहाने मुझे तुम्हारा साथ भी मिल जाएगा और मेरा मन भी लग जाएगा। अब रजनी और तन्वी साथ मिलकर खेलने लगते हैं। तभी वहाँ पर बबीता आ जाती है और उन दोनों को साथ खेलते हुए देखकर गुस्से से कहती है। रजनी, ये तुम काम वाली की बेटी के साथ खेल रही हो? कोई स्टैंडर्ड है या नहीं तुम्हारा? लेकिन माँ, तन्वी बहुत अच्छी लड़की है और काम वाली भी तो हमारी तरह इंसान ही होती है। मुझसे ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं है, चलो अंदर जाओ। माँ की फटकार सुनकर अब रजनी रोते हुए अंदर चली जाती है। तब बबीता गुस्से में ममता के पास आती है और कहती है। देखो ममता, अमीर गरीब का आपस में कोई मेल नहीं है, कोई दोस्ती नहीं है, इसीलिए अपनी बेटी को समझाओ वो मेरी बेटी के साथ दोस्ती करने की कोशिश ना करे। आप चिंता मत कीजिए मालकिन, मैं अपनी बेटी को समझा दूंगी। दोबारा वो रजनी के पास कभी नहीं जाएगी और उससे दूर ही रहेगी। इस तरह ममता अपनी मालकिन से माफी मांगती है और जब शाम को घर वापस आते समय ममता नंदू को सारी बात बताती है। गरीब नंदू को ये सुनकर बहुत दुख होता है कि उसकी कम आमदनी की वजह से उसके परिवार को लाचारी से गुजरना पड़ रहा है। रात को घर के बाहर खाट पर लेटे हुए नंदू ने सोचा, दिवाली तक गांव में अच्छी भीड़ रहने वाली है, क्यों ना रात में कुछ काम शुरू किया जाए। तन्वी दीपावली का त्योहार खुशी से मनाए, इसलिए नंदू ने रात में गांव के बाजार में बर्गर का ठेला लगाना शुरू किया।
और बाकियों से सस्ते दाम में बेचने लगा। खाने के शौकीनों की भीड़ बढ़ने लगी। पहले ही दिन बड़ी अच्छी कमाई हुई है, बस आने वाले 14-15 दिन ऐसी ही कमाई होती रहे तो इस दिवाली ममता दीपक के लिए घी और तन्वी बिटिया छोटी मालकिन की तरह ऊंची दुकान से नए कपड़े खरीद पाएगी। 3 दिन ही निकले थे, नंदू की अच्छी कमाई होने लगी, जिसे देखकर आसपास के सभी ठेले वाले नंदू से जलने लगे, क्योंकि उससे उनकी कमाई पर असर पड़ रहा था। हमें बिना देर किए मालिक से नंदू की शिकायत करनी होगी। यदि इसने यहाँ पाँव जमा लिए तो हमारी तो छुट्टी हो जाएगी। दरअसल गांव में लगने वाले सभी ठेलों का मालिक सरपंच का दोस्त भी था और अक्सर उससे ब्याज पर पैसे भी लिया करता था। सरपंच जी की भी वहां से कुछ कमाई हो जाया करती थी। अगले ही दिन मालिक के कान में जब ये सारी बात पड़ी कि नंदू नाम का कोई नया आदमी बाजार में ठेला लगाने लगा है और सबसे सस्ते दाम में बर्गर बेच रहा है, तो उन्होंने उसी समय अपने चमचों से उसके बारे में पता करने को कहा। अरे मालिक, ये तो नंदू है जो सरपंच जी के यहाँ बगीचे की देखभाल करता है। ये आदमी तो त्योहार के दिनों में मेरे लिए नुकसान बन सकता है। इसका तो जल्दी ही कुछ करना होगा। उसी रात सरपंच के दोस्त ने उन्हें फोन पर सारी बात बता दी और इस तरह पेश की जिससे सरपंच को लगे कि कितनी शर्म की बात है कि उनका नौकर दूसरों की भी सेवा कर रहा है, जिसे सुनकर सरपंच आग बबूला हो गया और अगले ही दिन नंदू से कहा, देखो नंदू, हमारे रामपुर और आसपास के 4-5 गांव में मेरी बहुत इज्जत है। मैंने सुना है कि तुम मेरे यहाँ काम करने के बाद गांव में हाट बर्गर का ठेला भी लगाने लगे हो। ये मुझे कतई बर्दाश्त नहीं। तुम्हें तय करना होगा कि तुम मेरे यहाँ हमेशा के लिए काम करना पसंद करोगे या फिर ठेले से कुछ दिनों में मुट्ठी भर पैसे जोड़ना चाहोगे। बेचारे नंदू को वो काम उसी दिन छोड़ना पड़ा। वहीं दूसरी ओर ममता तन्वी को समझाते हुए बोलती है, देखो बेटा, सरपंच जी अमीर लोग हैं और हम गरीब। अमीर गरीब की कभी दोस्ती नहीं होती है, इसीलिए रजनी तुम्हारी दोस्त नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। इसलिए तुम भी मेरे साथ उनके घर जाने की जिद छोड़ दो। ममता की बात सुनकर तन्वी उदास हो जाती है। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। दिवाली पास आ जाती है। एक दिन बबीता दिवाली की शॉपिंग के लिए बाहर गई हुई थी और रजनी घर पर ही थी। ममता अपने काम में व्यस्त हो गई तो रजनी तन्वी के पास आई और उसे नए कपड़े दिखाते हुए बोली, देखो तन्वी, मैंने दिवाली के लिए कितनी सारी शॉपिंग की है। नए कपड़े, नए खिलौने, सुंदर सुंदर दिए और ये देखो सैंडल। वैसे तुमने दिवाली के लिए क्या क्या खरीदा है? अभी तो माँ ने मुझे कुछ नहीं दिलाया, लेकिन शायद वो आज दिलवाएंगी। मेरी माँ तुम्हारे घर में काम करती है ना, अब जब तुम्हारी माँ मेरी माँ को पैसे नहीं देगी तब तक मुझे कुछ नहीं मिल सकता, क्योंकि हम गरीबों की दिवाली तुम अमीरों जैसी नहीं होती। अब दोनों सहेलियां काफी देर तक एक दूसरे के साथ खेलती रही। कुछ देर खेलने के बाद रजनी ने तन्वी से कहा, अब मैं अपने कमरे में चलती हूँ, माँ आती होगी, वो हमें साथ देखेगी तो फिर गुस्सा होगी। मम्मी का बीपी बढ़ने से तो अच्छा है कि हम उनकी नजरों में आए ही नहीं। अब रजनी अपने कमरे में चली जाती है और ममता तन्वी को लेकर घर आ जाती है और तन्वी अपनी माँ से कहती है, माँ, कल दिवाली है लेकिन आपने मुझे कुछ भी नहीं दिलवाया। क्या करूं बेटा, हम इतने गरीब हैं कि हमारे पास त्योहार मनाने के लिए पैसे ही नहीं बचते। तन्वी समझ जाती है कि उसकी माँ के मालकिन ने उसे पैसे नहीं दिए, जिसे देख तन्वी को दुख तो होता है पर वो कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो अपनी गरीबी भली भांति जानती थी। अगले दिन दिवाली का दिन था। वो दोनों देखते हैं कि सभी लोग दिवाली की तैयारियों में लगे हुए थे। तन्वी देखती है कि सभी ने नए नए कपड़े पहने हुए हैं। ये देखकर तन्वी बहुत उदास हो जाती है। तन्वी की माँ उसे उदास देखकर कहती है, बेटा, अगर मालकिन ने आज पैसे दे दिए तो हम भी दिए और पटाखे खरीद कर जला लेंगे, और अगर नहीं दिए तो हम घर में ही आटे के दिए बनाकर जला लेंगे। तुम्हें पता है गांव में ऐसे ही दिवाली मनाते हैं। हाँ माँ, मैं समझती हूँ। ममता और तन्वी अब सरपंच के घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि सरपंच का घर बहुत सजा हुआ था। बहुत सारे दिए जगमगा रहे थे। ममता किचन में जाकर तरह तरह की मिठाइयाँ
और पकवान बनाती है। तभी रजनी तैयार होकर वहाँ आ जाती है। तन्वी रजनी को देखकर बहुत दुखी होती है क्योंकि तन्वी के कपड़े फटे हुए थे, लेकिन रजनी ने महंगे कपड़े पहन रखे थे। तभी रजनी तन्वी से कहती है, तन्वी चलो हम दोनों साथ में मिलकर पटाखे जलाते हैं। नहीं नहीं रजनी, अगर मालकिन देखेगी तो वो गुस्सा करेगी, इसलिए तुम पटाखे जलाओ, मैं दूर से देखूंगी। रजनी पटाखे जलाने लगती है और तन्वी दूर खड़ी उसे देखने लगती है। तभी ममता अपनी मालकिन के पास पहुंची और बोली, मालकिन मैंने किचन का काम खत्म कर दिया है, अब मुझे घर जाना है। मुझे भी अपने घर में दिए जलाने हैं। अगर हो सके मुझे कुछ पैसे दे दीजिए ताकि मैं अपने घर पर भी दिए जला सकूं। गरीबों की भी कोई दिवाली होती है? बस 2-4 दिए जला दिए और पूजा कर ली, बात खत्म। और उसके लिए भी तुम्हें मुझसे ही पैसे चाहिए होंगे, इसलिए अभी पहले पूरे घर का काम खत्म करो। घर में कुछ गेस्ट आ रहे हैं, उनको अटेंड करो, उसके बाद ही मैं तुम्हें पैसे दे पाऊंगी। ठीक है मालकिन। बेचारी ममता उदास होकर वापस काम में लग जाती है। तो वहीं रजनी लगातार पटाखे जला रही थी और तन्वी दूर से उसे देख रही थी। तन्वी, अपन मिलकर रॉकेट चलाते हैं। नहीं नहीं रजनी, मुझे डर लगता है। तुम्हें चलाना है तुम चलाओ, मैं यहीं से देखूंगी। रजनी रॉकेट जला ही रही थी कि तभी रॉकेट ऊपर जाने के बजाय बोतल में ही फट जाता है, जिससे बगल में रखे सारे पटाखे जलने लगते हैं। तन्वी ये सब देखकर चौंक पड़ी। वो बिजली की रफ्तार से दौड़कर रजनी को खींचकर वहां से हटा लेती है। खींचते समय तन्वी के हाथों में कुछ पटाखे के छींटे आ जाते हैं, जिससे तन्वी का हाथ बुरी तरह जल जाता है, लेकिन रजनी की जान बच जाती है। जिसके बाद बबीता और ममता भी आवाज सुनकर दौड़कर वहां आ जाती हैं। बबीता को लगा शायद तन्वी की गलती की वजह से ही उसकी बेटी को चोट आई है। क्यों री, तुझे मना किया था ना रजनी के आसपास ना फटका कर, और हिम्मत तो देखो तेरी, उसकी बराबरी करने चली है। अरे तुमने सपने में भी इतने सारे पटाखे नहीं देखे होंगे, उन्हें चलाने कैसे चली गई? बेचारी दिवाली के दिन रोती हुई दोनों माँ बेटी अपने घर वापस आ गई। उधर सरपंच भी अपने घर पहुंच जाता है, जहां पूछने पर रजनी ने अपने पिता को पूरी आप बीती सुनाई। हकीकत जानकर सरपंच और बबीता को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उधर रोते हुए घर पहुंचकर ममता ने नंदू को सारी बात बताई। इतने में बाहर गाड़ी की आवाज आती है। नंदू बाहर जाकर देखता है, बाहर सरपंच, बबीता और रजनी हाथ में ढेर सारे तोहफे लिए खड़े हुए थे। तन्वी बेटा, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा बहुत बुरा व्यवहार किया, लेकिन आज तुमने रजनी की जान बचाकर हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। ममता, तुम्हारी बेटी का एहसान हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बबीता ने जो भी तुमसे कहा, अनजाने में कहा, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अमीर और गरीब में मैं ये भूल गई थी कि इंसान इंसान होता है। मैंने तन्वी पर कितना गुस्सा किया, तुझे कितना उल्टा बोला, लेकिन आज तन्वी ने अपनी परवाह ना करते हुए मेरी बेटी की जान बचाई। जिसके बाद सरपंच ममता को दोनों पति पत्नी के नाम पर 5-5 हजार बोनस और मिठाइयों के साथ कुछ कपड़े भी देता है। साथ में ही दोनों की पेमेंट भी डबल कर देता है। और यही नहीं नंदू, आज से तुम रोजाना बड़े बाजार में ठेला लगा सकते हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब नंदू और उसका परिवार भी जमकर खुशियों की दिवाली मनाते हैं और वक्त के साथ धीरे धीरे उनकी गरीबी भी दूर हो जाती है।